हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे हमारा 4th यूनिट का सिलेबस एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। देखिए, इस सिलेबस की थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नॉन साइंस स्टूडेंट होते हैं, जो साइंस का बैकग्राउंड से नहीं होता है और बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यूनिट, अगर 4th यूनिट की अगर हम बात करें, मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा इसके बारे में हमारा सिलेबस एनालिसिस में थोड़ा सा हिंट्स दे चुका है, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल्स हम बात करेंगे कि इसमें आपको 12 से लेके 13 क्वेश्चंस आने का चांसेस होता है। कई बार थोड़ा इसका अगर ओवरलैपिंग, अगर यदि ह्यूमन डेवलपमेंट में ओवरलैपिंग क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो इसका जो है क्वेश्चन पूछने का जो एरिया होती है वो 12 से 13 या 14 क्वेश्चन तक भी हो सकता है। यानी कि गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस एरिया। तो खास करके इस सेंसरी सिस्टम से लेके हम लोग वहां से तक बात करेंगे, जैसे कि हमारा ट्विन स्टडीज, यानी कि हम लोग सेंसरी सिस्टम्स क्या होते हैं। बेसिकली हम लोग को पता है कि हमने परसेप्शंस में भी पढ़ते हैं कि सेंसेशन क्या होती है। सेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से। हमारा ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए पहले हमने सेंसेशन को समझना पड़ेगा। तो उसके अलावा जनरल एंड स्पेसिफिक सेंसेशंस होती है। जनरल एक तरीके से सेंसेशन होती है, स्पेसिफिक लेवल में कुछ एरिया होती है, हम जो स्पेसिफिक सेंसेशन को समझना पड़ता है। और दूसरी रीजन क्या होता है, रिसेप्टर्स एंड प्रोसेस। देखिए, रिसेप्शंस जो होती है वो कहां से होती है, जो हमारा स्किन से, जो सारे रिसेप्टर सेल्स होती है। स्किन क्या होती है, स्किन हमारा एंट्रेंस होती है हमारा सारे बॉडी को इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो हमने सेंसेशन को कहां से यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग सेंस होती है, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, कोल्ड का जो एहसास होती है वो रिसेप्टर से होती है। रिसेप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इज ए गेटवे टू न्यूरॉन्स। जैसे कि हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, तो न्यूरॉन्स क्या होता है, रिसेप्टर से ही उनका शुरू हो जाती है जो ट्रांसफॉर्मेशन करने का प्रोसेस। और उसके अलावा न्यूरॉन्स हम आएंगे, रिसेप्टर के बाद न्यूरॉन्स के बारे में समझना पड़ेगा, और उसके बाद स्ट्रक्चर और फंक्शंस को समझना पड़ेगा कि न्यूरॉन्स सेल, नर्व सेल्स होती है, उसका क्या क्या चीजें, नर्व सेल्स जो इंपॉर्टेंट है। नर्व सेल्स के बाद हम बात करेंगे फंक्शंस, जैसे कि न्यूरॉन्स का फंक्शंस क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होती है वन पार्ट टू अनदर पार्ट, वन नर्व सेल्स टू अनदर नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स कनेक्ट करती है, जो उसी सेल्स के वजह से, न्यूरॉन सेल्स की वजह से हमको एक्सपीरियंस का एहसास होती है। यानी कि न्यूरॉन्स हम कैसे काम करते हैं, हमारा पूरा एक वायर के सिस्टम की जैसे काम करता है ह्यूमन बॉडी में। तो उसमें हमने ट्रांसमिशन, न्यूरो ट्रांसमिशन करके भी बोलते हैं, जो एक जगह से लेके और जगह तक एक विद इन द न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उसमें अलग अलग जैसे कि नर्व पोटेंशियल हो गया, न्यूरॉन्स का नर्व पोटेंशियल जो होता है वो उतना कैपेबिलिटी होती है जो इंफॉर्मेशन को होल्ड रखना। ये जो काम करती है ऑल और नन प्रिंसिपल के हिसाब से काम करती है। तो उसको आप डिटेल्स हम पढ़ेंगे, उसके लिए भी वीडियो भी बनने वाला है हमारा, हर एक यूनिट का डिटेल्स वीडियो बनने वाला है। लेकिन हम सिलेबस एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं कि अभी जो फरवरी में, मार्च में जो होने वाला पेपर है, और जो जून का जो है आने वाले जून एग्जाम के लिए, तो हमारा काफी वीडियो बने हुए होते हैं उस टाइम तक। हम तो हर एक यूनिट का एक एक वीडियो बनाते जा रहे हैं, तो आप लोग को उसके बेफिक्र रहिएगा। तो हमने टाइप्स ऑफ न्यूरल इंपल्स है, जैसे कि न्यूरल इंपल्स, जैसे मैंने आपको कहा न्यूरो ट्रांसमिशन होती है, वो न्यूरॉन नर्व पोटेंशियल होती है। क्या है, सारे इंपल्स की एक प्रकार है, इंपल्स होती है, नर्व इंपल्स बोलते हैं हम लोग। जैसे कि सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होती है, जैसे कि वन नर्व सेल टू अनदर नर्व सेल्स, जो समझना पड़ता है कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे डेंड्राइट्स हो गया, सोमा हो गया, नर्व सेल बॉडी, और उसके बाद हम लोग बोलते हैं उसी विद इन द पार्ट सोमा होता है, एंड उसके साथ जो कनेक्ट करने वाले जो पार्ट होती है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो क्लेफ्ट का मतलब होता है जो जोड़ते हैं, दोनों नर्व सेल्स को जोड़ने वाले सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं हम लोग, जोड़ने का जो चीज होती है। तो वो चीज को हम समझना पड़ेगा। और जैसे कि न्यूरो ट्रांसमीटर है, देखिए न्यूरॉन्स हमने समझना पड़ेगा, नर्व सेल,
न्यूरॉन, न्यूरो ट्रांसमिशन, और उसके बाद हम न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में भी समझना पड़ता है। न्यूरो ट्रांसमीटर का मतलब होता है एक सारे ये न्यूरो ट्रांसमीटर एक हमने जैसे कि हमने बोलते हैं अलग अलग न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, वो हमारा बॉडी को रेगुलेट करते हैं। जैसे हार्मोन्स, हार्मोनल रेगुलेशन में भी ये मदद करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। अलग अलग हमारा बॉडी का जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सीरोटोनिन हो गया और गाबा हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर है। तो गाबा एक एग्जाम्पल है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है गाबा न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है। ये हमारे बॉडी रेगुलेशन करने वाले केमिकल्स हैं। एक तरीके से अगर सिंपल वे में बात करें, न्यूरो ट्रांसमीटर इज अ काइंड ऑफ केमिकल्स, न्यूरो केमिकल्स हम कह सकते हैं। ये बॉडी को हमको रेगुलेट करते हैं। जैसे गाबा हो गया, सीरोटोनिन हो गया, एसिटिलिन हो गया, तो ये सारे एक प्रकार का न्यूरो ट्रांसमीटर है। उसमें खास करके 4-5 ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर है जो आप लोग को समझना पड़ेगा, और आपको ज्यादा से ज्यादा उसका फंक्शंस क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। तो ये पूरा अपने माइंड बना लिएगा कि जिस तरह से हमको पढ़ना है न्यूरो ट्रांसमीटर, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, जब पूरा आपका मैप बनेगा, क्या क्या उसको पूछेंगे, इसलिए हम लोग आपको एक्सप्रेशन कर रहे हैं कि ये सारी चीज इसमें आ जाएगा। और उसके बाद हम देख सकते हैं सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे कि मैंने कहा था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दोनों को इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा क्या होती है। और उसके बाद आती है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगेन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो में बांटा जाता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है एक होती है, और एक होता है हमारा सोमेटोफॉर्म का एक सिस्टम होती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में अगेन हम डिवाइड करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी हम डिवाइड करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा होता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्वेश्चन आपको जरूर आ जाएंगे। तो उसके अलावा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है इसके बारे में भी पूछा जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है जैसे कि ब्रेन का जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसका कितनी, वो अगर कोई भी न्यूरो सेल्स अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसका क्या ग्रोथ हो जाएगा, किस तरीके से वो अडेप्टेबिलिटी को अपनाएगा, तो उस चीज को हम बात करेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी। और मेथड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में हमने पता है कि हमने फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि उसको हम ये भी बोलेंगे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी क्या होती है। उसमें इन्वेजिव मेथड्स होते हैं, और उसमें इन्वेजिव मेथड्स में ज्यादा हम लोग जैसे कि एनाटॉमिकल मेथड है, जैसे कि हमने अगर हेड रीजन्स वगैरह इंजुरीज वगैरह होता है उसको हमने अलग अलग पार्ट करके उसको देखेंगे, वो एनाटॉमिकल मेथड आता है। डीजेनरेशन टेक्निक भी हमने बात करती है, एक होता है जनरेशन टेक्निक, एक होता है डीजेनरेशन टेक्निक। तो लेजन्स मेथड आते हैं इसमें सारे चीज में। इन्वेजिव, आपको याद रखना है इन्वेजिव मेथड क्या होती है और नॉन इन्वेजिव मेथड क्या होती है। और केमिकल मेथड्स, माइक्रो इलेक्ट्रोड स्टडीज वगैरह भी हम स्टडी करनी होती है, जो भी हमारा न्यूरोलॉजी से एस्पेक्ट होता है, न्यूरो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में जो हम ब्रेन को स्टडी करते हैं उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और साथ साथ नॉन इन्वेजिव मेथड से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन इन्वेजिव मेथड कंपेयर टू इन्वेजिव मेथड, खास करके ईईजी के बारे में तो क्वेश्चन तो पूछ ही रहे, आपको पता ही है। ईईजी से रिलेटेड अभी पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, जो वेव्स होते हैं स्लीप के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें स्कैनिंग मेथड्स है, जैसे पीईटी हो गया, पोस्टीरियल एमिग्राफी टेस्ट होता है, उसके लिए हमने बात करते हैं। सीटी स्कैन हो गया, और आपका एफएमआरआई हो गया, एमआरआई हो गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्टिंग होती है, एफएमआरआई होता है। ये सारे चीजें क्या होती है, ये इसके अंदर में आ जाते हैं, जो हमने बोलते हैं नॉन इन्वेजिव टेक्निक। इसमें ज्यादा हम लोग ब्रेन का हार्म नहीं होते इसको, जैसे एनाटॉमिकल नहीं होता। ये सारे चीज आपको मन में रखना चाहिए जब हम बायोलॉजिकल बेसिस बिहेवियर को पढ़ते हैं। और उसके अलावा मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर सिस्टम है, ये अगर हम बात आए तो मसल्स क्या होती है, और ग्लैंडुलर सिस्टम होता है डिफरेंट ग्लैंड्स को स्टडी करना होता है। डिफरेंट ग्लैंड्स जैसे कि आपका लिवर हो गया, लिवर के बारे में आप ये कर सकते हैं, जैसे कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स हो गया, जो भी ग्लैंड्स आप समझ लीजिए, उसके सारे ग्लैंड को हम आइडिया होना होता है कि उनका फंक्शंस क्या होती है। और टाइप्स एंड फंक्शंस भी समझना होता है। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन, मैंने पहले कहा था, मैंने मोटिवेशन को भी वीडियो बनाया, उसमें अगर थोड़ा समझ लेंगे तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गई है, तो मेरा वो अगर वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। मोटिवेशन मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी आपको समझना होगा। और बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे कि थर्स्ट होता है, अंगर होता है,
VMH और LH को समझना पड़ेगा। वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, लेटरल मीडियल हाइपोथैलेमस है, तो ये सारे चीज LH को, लेटरल हाइपोथैलेमस को समझना पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे स्लीप हो गया और सेक्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस है, उसका कौन सा पार्ट आती है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस में कौन सा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमारा पता है लिम्बिक सिस्टम हो गया, हार्मोनल रेगुलेशंस भी करनी होती है। हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होती है, कई बार हमने अगर हार्मोनल वेरिएशंस हो जाता है तो हमारा प्रॉब्लम्स होने का चांसेस होता है, कुछ बीमारी आने का चांसेस होता है। जैसे थायराइड प्रॉब्लम है, पैराथायराइड और थायराइड का जो रिलेटेड हार्मोन्स है, अगर उसका अगर कमी पड़ गया तो जैसे इंसुलिन की कमी पड़ गई तो क्या होता है। जैसे हमने डायबिटीज के बारे में भी बात कर चुके हैं, जैसे उसको भी, वो भी कहीं ना कहीं तो हार्मोनल डिफिशियंसी से आते हैं, तो उस चीज के बारे में। और अगर हम बात करें हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर को, डिफरेंट हार्मोन को आपको समझना होगा। और जेनेटिक्स एंड बिहेवियर के बारे में भी आप लोग को समझना होता है, जेनेटिक्स एंड बिहेवियर क्या होती है उस चीज के बारे में भी। और जेनेटिक्स में आपको जो पॉइंट्स होते हैं उस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। और क्रोमोसोमल अनोमलीज होती है, एक्स एंड वाई, इसमें क्या चीज होती है, पेरेंटल इनहेरिटेंस क्या होती है, बच्चा गर्ल से, बॉय से, जो भी कुछ उसके हमने डिस्कस करेंगे, क्रोमोसोमल अनोमली। एंड एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो ये तो हमको लाइफ स्पैन में भी पढ़े हुए होते हैं, तो वो होता है नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। और उसमें हमने ट्विन स्टडीज के बारे में भी डिस्कस किया, जैसे अडाप्टेशन का रोल क्या होता है, वो सारे। तो ये एक तरीके से राउंड अप कर लिया फ्रेंड्स हमने। तो हम आने वाले वीडियो में फिर हमने जो 5th यूनिट है उसके बारे में मैं एनालाइज कर रहा हूं। तो ये जो सारे चीजें की वीडियो बनने वाला है, सिर्फ इतना ही नहीं है हमने सिलेबस एनालाइज करके छोड़ दिया, हम इसके लिए वीडियो बनाएंगे, आपको अच्छी वीडियो बना के दिखाएंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट लगेगा। हर एक पॉइंट्स को अपनी वीडियो देखेंगे तो हमारा आपको पूरा एनालिसिस करने वाले वीडियो मिलेंगे। तो ये सारे आपको सिलेबस एनालिसिस होगा, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को नहीं समझेंगे और आपका वीडियो, आपका जो पढ़ाई करने का तरीका जो होता है वो ठीक से नहीं चलेगा। तो इसलिए हमने किया है फ्रेंड्स। और ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग हमारा वीडियो देखते रहेंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा कितना इंपॉर्टेंस है। तो ऑनलाइन क्लास किस तरह से आपको रहेगा, तो वीडियो ही देखने से आपको पता लगेगा। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि हमारा वीडियो देखे, अगर आपको लगे कुछ वर्थ है इसमें समझने के लिए, तो आप लोग हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कोई डाउट्स है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा सोशल मीडिया लिंक है, हमारा वो सारे जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी दी गई होती है। तो आपको कोलैबोरेशंस करनी है, कोई भी आपको इनिशिएटिव्स लेना है साइकोलॉजिकल सर्विसेज के, तो आने वाले वीडियो में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यही मुझे आज का क्लास करना था, और एक वीडियो के साथ मैं कल आने वाला हूं आपके लिए। थैंक यू सो मच।